हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पॉलिटिकल फिलॉसफी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। क्लियर, ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी सिमिलर भी हैं और इनमें काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं। हम इनको दोनों को वन बाय वन देखेंगे, देन लास्ट में हम इनका कंपैरेटिव लेने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज स्टेट? तो वो जो वर्ड स्टेट है इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस विच मीन्स कंडीशन, सर्कमस्टांस एंड मैनर्स ऑफ स्टैंडिंग्स। तो टेक्निकली अगर इन सब वर्ड्स को देखा जाए, जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट कंडीशंस। जब वो फिल होती हैं तो एक परफेक्ट स्टेट एग्जिस्टेंस में आती है। अगर कोई भी कंडीशंस या सर्कमस्टांस सही नहीं है तो स्टेट डिफेक्टिव हो जाती है। जैसे अफगानिस्तान में हो रहा है, वहाँ भी स्टेट थी वो, बट क्या हुआ, कुछ सर्कमस्टांस, कुछ जो उनकी कंडीशंस हैं वो सही नहीं है जो एक स्टेट के लिए होनी चाहिए, तो वो स्टेट कोलैप्स कर गई। क्लियर? तो चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं आगे। काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं स्टेट को लेके। जैसे मतलब हम विल्सन की बात करें, विल्सन ने क्या कहा है, द स्टेट इज द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ ए डेफिनेट टेरिटरी। एक मतलब पर्टिकुलर एरिया के जो लोग होते हैं, जब वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें मार्क्स वेबर की बात करें, मार्क्स वेबर डिस्क्राइब दैट स्टेट एज ए कंपल्सरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? कंपल्सरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो जरूरी है। कंपल्सरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद ए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट दैट मेंटेन ए मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स विद इन ए सर्टेन टेरिटरी। तो मतलब वेबर के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है, एक कंपल्सरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। जैसे हम इंडिया की एग्जांपल लें तो सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इसको पूरा, तो उसकी क्या होती है, पूरी कंट्री पे मोनोपोली होती है, पूरी टेरिटरी पे मोनोपोली होती है, उसका कंट्रोल होता है। वो चाहे तो वहाँ पे पावर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मतलब जम्मू कश्मीर में किया था उन्होंने। आर्टिकल 370 काफ़ी टाइम से था यहाँ पे जिसका लोग मिस यूज़ करते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो पावर है, जो फोर्स है, उसको यूज़ किया और उसको ख़त्म कर दिया और पूरी जो मतलब एक स्पेशल स्टेटस था स्टेट का वो ख़त्म करके उसको अब पूरी इंडिया में मर्ज कर दिया। क्लियर? इससे क्या उनकी मोनोपोली और बढ़ गई अब। तो इस तरह से स्टेट फंक्शन करती है। स्टेट क्या करती है, उस जो स्टेट के अंदर जो एरिया आएगा, जो टेरिटरी आएगी, उस पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। लिमिटेड फोर्स भी उस पर वो यूज कर सकती है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, साउथ इंडियन कंट्रीज की बात करें, स्टेट का ही जब कोई कंफ्यूजन्स होती हैं तो वहाँ पे स्टेट अपनी जो पावर है उसका यूज करके वहाँ पे उन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करती है। तो ऐसे व्यूज हैं मैक्स वेबर के। अगर हम बात करें लेनिन की, लेनिन क्या कहते हैं स्टेट के बारे में, स्टेट इज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, ए मशीन फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ वन क्लास ओवर एनदर। उनके अकॉर्डिंग क्या है, स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन, ऐसी मशीन है जो क्या करती है, जो एक क्लास का रूल है दूसरी क्लास में मेंटेन करके रखती है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात कर लो तो वो क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी जो मतलब वो क्या करती है, अपने रूल्स इंप्लीमेंट करते हैं, इम्पोज करते हैं पॉपुलेशन पे, जो सिटीजन्स हैं। दूसरी पार्टी आती है, दूसरे रूल्स इंप्लीमेंट्स करती हैं। क्लियर? तो स्टेट का अल्टीमेट फंक्शन क्या है, स्टेट इज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, ए मशीन फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ वन क्लास ओवर एंड अदर्स। मतलब ये वो रूल है, ये इंस्ट्रूमेंट है स्टेट जिसके थ्रू ये चीज़ें पॉसिबल हैं, जिसके थ्रू वो जो रूल है कर पाते हैं। अगर स्टेट नहीं होगी कोई रूल भी नहीं होगा। सो जनरल कैटेगरीज ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसीज, लीगल सिस्टम्स एंड मिलिट्री और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया मेन जो आपकी मिनिस्टर्स होते हैं, जो आपके IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं। लीगल सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो यहाँ भी क्या रहता है, स्टेट में अलग अलग लीगल सिस्टम हो सकते हैं। जैसे इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ शारिया लॉ हो सकते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे IPC है, इंडियन पैनल कोड, इसके अकॉर्डिंग लीगल सिस्टम सारा चलता है स्टेट में। तो ये जो स्टेट के क्या इंटीग्रल पार्ट हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, लीगल सिस्टम, मिलिट्री और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है ना। जैसे हिंदू राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र हैं, इस्लामिक कंट्रीज जैसे हम कहते हैं। तो ये क्या सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से स्टेट फंक्शंस करती हैं। स्टेट में क्या रहता है, लीगल सिस्टम्स अलग हो सकते हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस अलग हो सकते हैं, रिलीजन्स अलग हो सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेट हैं, उनके डिफरेंट नेचर्स होगा, डिफरेंट डिफरेंसेस, उनके एडमिनिस्ट्रेशन डिफर हो सकता है, उनकी ब्यूरोक्रेसी डिफर हो सकती है, उनका लीगल सिस्टम अलग हो सकता है, उनकी मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन वो अलग हो सकते हैं, उनके रिलीजन्स अलग हो सकते हैं। तो ये सारा स्टेट का क्या रहता है, बेसिक प्रिंसिपल जिस पे स्टेट फाउंड होती है। तो ये तो हमने देखा इटमोलॉजिकल मीनिंग्स या फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग, जैसे विल्सन के अकॉर्डिंग देखा, लेनिन के अकॉर्डिंग देखा, मार्क्स वेबर के अकॉर्डिंग देखा। अगर हम एक जो कन्वेंशन हुई थी मोंटवीडियो कन्वेंशंस 1933 में, क्लियर, तो इनके अकॉर्डिंग
स्टेट की डेफिनेशन क्या है, मतलब ये यूएनओ के ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने 1933 में इनकी एक कन्वेंशन हुई थी, मतलब एक सेमिनार टाइप हुआ था जहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया था कि एक्चुअल में स्टेट क्या होती है। इट प्रोवाइड दैट स्टेट शुड पोसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, मतलब एक स्टेट को स्टेट बनने के लिए उसमें ये एसेंशियल फीचर्स हैं जो होने चाहिए। पहले नंबर, एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए वहाँ पे, जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इंडियंस, ये क्या है, परमानेंट पॉपुलेशन है, क्लियर। एंड डिफाइंड टेरिटरी, अगर हम जोग्राफिकली देखें तो एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए, ये स्टेट के फीचर्स हैं। देन गवर्नमेंट होनी चाहिए वहाँ पे, और देन क्या होना चाहिए, उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो जो अदर स्टेट्स हैं उनके साथ रिलेशन में आ सकें। वो कब आएंगे आप, जैसे ट्रेड करेंगे, है ना, इंटर स्टेट ट्रेड्स, इंटर कंट्रीज ट्रेड, तो ये कब पॉसिबल होता है, जब एक स्टेट हो। जब तक आप एक स्टेट नहीं है तो आप ऐसे काम नहीं कर सकते। सो फोर्थ पॉइंट इज कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद द अदर स्टेट्स। तो ये 4 पॉइंट्स बताए गए हैं किसमें, मॉन्टविडियो कन्वेंशन में, जो 1933 में हुई थी। उनके अकॉर्डिंग एक स्टेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो परमानेंट पॉपुलेशन चाहिए, फिर एक टेरिटरी चाहिए, जियोग्राफिकल एरिया चाहिए, देन गवर्नमेंट चाहिए, और देन ये कैपेसिटी चाहिए कि जो वो दूसरे स्टेट्स के रिलेशन में आ सके, मतलब जैसे ट्रेड करना है या कुछ और अदर एक्टिविटीज़ में, जैसे माउ साइन करते हैं हम डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए। तो ये 4 अगर फीचर्स होंगे तो उसे एक स्टेट कहा जाएगा। मतलब ये जो चारों फीचर्स हैं, अगर कोई स्टेट फॉलो कर रही है, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, एक फिक्स टेरिटरी उनके पास, दैन उनके पास गवर्निंग बॉडी है, और वो दूसरी स्टेट के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, तब आप उसे क्या मान सकते हैं, एक स्टेट मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट के पास फर्स्ट 3 पावर्स तो हैं, परमानेंट पॉपुलेशन भी है, टेरिटरी भी है, गवर्नमेंट भी है, बट उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है, तो उसे स्टेट कंसिडर नहीं करेंगे। काफ़ी सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो अगर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है स्टेट का, वो है फेडरल एंड यूनिटरी। जैसे मतलब हम टर्म स्टेट्स देखें, इट आल्सो रेफर्स टू द फेडरेटेड स्टेट्स दैट आर ए मेंबर ऑफ द फेडरेशंस व्हिच इज द सॉवरेन स्टेट्स। जैसे मतलब हम अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ पे जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं आप, ए फेडरल रिपब्लिक इन नॉर्थ अमेरिका, है ना, तो इसमें क्या है, टोटल 50 स्टेट्स हैं, तो बट वो फेडरल हैं, वो सारी इंडिपेंडेंट भी हैं, क्लियर। बट जब एक वो बात करते हैं कलेक्टिव में, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है, फेडरेशन स्टेट है। जो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या किया गया, डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन यूएस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द फेडरल गवर्नमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो अलग अलग हैं, जैसे टेक्सास, अदर एग्जांपल्स ले सकते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे स्टेट का मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे मतलब जैसे हम अमेरिकन सेंस में बात कर रहे थे, यूरोपियन, जब हम स्टेट कहते हैं तो वहाँ पे नेशन कंट्री की बात कर रहे होते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मतलब स्टेट जो है वर्ड हम जो छोटे छोटे पार्ट्स के लिए यूज़ करें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, है ना, पंजाब, तो ये छोटे छोटे स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, नॉट सॉवरेन देमसेल्व्स बट सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द लार्जर स्टेट। लार्जर स्टेट क्या होगी, इंडिया होगी। तो मतलब जो इंडियन जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट जो है, जो फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। ऐसे तो मतलब हमें सारी स्टेट्स को इंडिपेंडेंस है कि वो जो लॉ जो सेंटर बनाता है वो माने या ना माने, क्योंकि कोई भी लॉ जब सेंटर में पास होता है तो उसको पहले क्या करती हैं, स्टेट भी उसको पास करती हैं अपने असेंबलीज में, देन वो इम्प्लीमेंट होता था। अगर ना पास करें तो नहीं होगा। तो एक एंगल से ये फेडरल भी है और एक एंगल से ये यूनिटरी भी है। यूनिटरी का तो जैसे मतलब इमरजेंसी का टाइम है, फिनेंशियल इमरजेंसी है या मिलिट्री इमरजेंसी है, तो उसमें क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी है, तो उसमें क्या होता है, तब स्टेट की पावर जो होता है खत्म हो जाती है, सारी पावर सेंटर के पास चल जाती है। इसलिए जो इंडिया की अगर हम बात करें, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। सो जैसे जो स्टेट और गवर्नमेंट्स हैं, दो इनको सिनोनिमस माना जाता है। जब हम स्टेट की बात करते हैं कि भाई स्टेट ये नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, ये दोनों एक्चुअल में डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे स्टेट जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, बट जो गवर्नमेंट है इट्स कॉन्स्टेंटली जो चेंज होने वाली है ना, सक्सेशन में रहती हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और गवर्नमेंट में क्या होते हैं, मेंबर्स हैं जो आपने इलेक्ट किए हैं, वो आपके लिए रूल्स फ्रेम करते हैं, तो आपके लिए काम करते हैं। बट जो स्टेट है वो क्या है, परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। इसलिए ये दोनों डिफर हैं। आप स्टेट और इसको कंफ्यूज नहीं कर सकते दोनों को, गवर्नमेंट को। सो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो अर्ली टाइम पीरियड्स है, जब मैनकाइंड एग्जिस्टेंस में आई थी, तब भी तो कोई स्टेट नहीं थी, तब स्टेटलेस सोसाइटी थी, क्लियर। तब ऑर्गेनाइजेशन रहती होंगी छोटी छोटी, बट जो जैसे बाउंड्री है, फिक्स बाउंड्री, फिक्स टेरिटरी, ये चीज़ें नहीं थी, कोई भी कहीं मूव कर सकता था। तो जो स्टेट है वो बाद में एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुई। जैसे जो फर्स्ट स्टेट है, इट्स अरोज अबाउट 500 ईयर्स, मतलब 55 साल पहले एग्जिस्टेंस में आई थी। यहाँ पे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम इनकी एग्जांपल लेते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ये वो चीज़ें थी, मयान सिविलाइजेशन और भी जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, ये वो सिविलाइजेशन है जहाँ पे जो स्टेट है वो एग्जिस्टेंस में आना शुरू हो गई थी। यहाँ पे लोगों के अपना फिक्स एरिया था, फिक्स्ड रूल्स थे। तो जब ये चीज़ें होंगी उसी को स्टेट कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज स्टेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे हंटर गैदर से, ट्राइबल सोसाइटी से, जो अर्ली टाइम पे हर्डिंग्स जो लोग
खेती बाड़ी में जहाँ जो घूमते फिरते लोग थे, जिनका कोई एक स्टैटिक प्लेस नहीं था, एक जगह रुकने वाले जो लोग नहीं थे, तो आप उन्हें स्टेट नहीं कह सकते। तब का जो टाइम पीरियड है, जो अर्ली टाइम पीरियड है, स्टेटलेस सोसाइटीज़। तो बाद में धीरे धीरे स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुई। जैसे मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात हम करें तो वहाँ पे क्या बताया गया कि जो अर्ली टाइम पीरियड है, जिसे स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, जहाँ पर नेचुरल लॉज होते थे, ये पॉलिटिकल लॉज नहीं है, जहाँ ये जो आज के जो मैन मेड लॉज हैं ये नहीं थे। क्लियर? तो उसे क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ नेचर। उसी चीज़ को स्टेटलेस सोसाइटी कहा जाता है। पर्टिकुलरली हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये एंशिएंट ग्रीस और रोमन ने यूज़ किया था। जो प्लेटो एरिस्टोटल्स हैं ये फर्स्ट फिलोसफर्स हैं जिन्होंने डिटेल में बातें की थी इसके बारे में। जैसे प्लेटो आइडियल स्टेट की बात करते हैं रिपब्लिक में, एरिस्टोटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। क्लियर? कि सिटी स्टेट क्या है, इन विच होल कम्युनिटी रिलीजियस, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स कुड बी सेटिस्फाइड। जैसे प्लेटो बात करता है कि उन्होंने वर्कर, पीरियड्स एंड रूलर्स सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जो इंडिविजुअल्स होते हैं सोसाइटी, उसमें 3 टाइप के लोग होते हैं, रूलर्स, बेरियर्स एंड वर्कर्स। तो वहाँ पे जो कल्चरल नीड्स होंगे, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो प्रोटेक्शन है वो स्टेट प्रोवाइड करेगी। रोमन जैसे हैं ये वर्ड यूज करते हैं रेस पब्लिका, which was a legal systems whose jurisdictions extended to all Roman citizens, securing their rights and determining their responsibility। और आते आते 16th सेंचुरी में जो मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट है, जो आज आपके पास स्टेट है, ये राइज हुआ। तो डिफरेंट थ्योरीज हैं स्टेट को लेके कि हाउ स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस और बाय स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, लाइक डिवाइन थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। तब वो थ्योरीज हैं जिसके थ्रू हम स्टेट के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते कि स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आई, क्यों आई। तो अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, टुडे द मॉडर्न नेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ स्टेट टू विच पीपल आर सब्जेक्ट, है ना। स्टेट्स हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड अल्टरनेटिव स्टेटलेस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सोसाइटीज ऑल ओवर द प्लैनेट्स। तो मतलब अगर हम डिटेल में देखें, इसको ध्यान से देखें, तो आज के टाइम पीरियड में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ स्टेटलेस सोसाइटी जैसे हम कहेंगे। हर एक कहीं भी कोई अगर रहता है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट। बट कुछ ऐसी आज भी हैं जगहें, जैसे अमेजोन के फॉरेस्ट की बात करें हम, जहाँ हम जैसे अंडमान निकोबार में भी कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो आज तक ना गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने, वर्ल्ड पॉपुलेशंस ने उनको असेस करने की कोशिश की, उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की, ना उन्होंने। तो वो आज भी जो है लाइफ जो है ना, वो स्टेटलेस लाइफ जी रहे हैं, जिन्हें इंडिजीनियस पीपल कहते हैं। वहीं के लोग हैं, वहाँ आप ना जा सकते हो, ना वहाँ से वो बाहर आते हैं, ना आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, है ना। However, even within present day states, there are vast area of wilderness like the Amazon rainforest, which are uninhabited or inhabited solely or mostly by indigenous peoples। वहीं के लोग हैं जो उधर रहते हैं, बाहर का कोई इंटरेक्शन नहीं है वहाँ पे। Also, there are states which do not hold de facto control over all of their claimed territories or where this control is challenged. Currently, the international community comprises 200 sovereign states, the vast majority of which are represented in the United Nations। Clear? Around 200 कंट्रीज हैं जो अपने आप को जो यूएनओ के साथ रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं को प्रॉपर स्टेट माना जाता है। अदरवाइज ऐसी भारी सारी कंट्रीज हैं जो अपने आप को स्टेट मानती हैं बट यूएनओ के साथ ना ही वो लिंक्ड हैं, उनको अनरिप्रेजेंटेटेड कंट्री बोला जाता है। क्लियर? काफ़ी सारी ऐसी स्टेट्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो आज तक जो उनको मतलब वो तो अपने आप को स्टेट मानते हैं, बट जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो उनको स्टेट नहीं मानती हैं। जब 10-20 कंट्रीज़ ने मान लिया, सारी कंट्रीज़ उनको स्टेट नहीं मानती हैं। जैसे चाइना की एग्जांपल ले, ताइवान की। ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट मानता है बट चाइना उसको नहीं मानता। क्लियर? वो रिपब्लिक ऑफ चाइना में ही आ जाता है। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेट। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। अब हम जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है सिविल सोसाइटी। सो सिविल सोसाइटी में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है, यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं। अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्व होती है वो मिनिमम होती है, जहाँ पे जो सिविल लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? अब जैसे जो स्टेट है उसका काम फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है? टू कंट्रोल, टू रेगुलेट, है ना, टू फ्रेम द लॉज, है ना, उनको इम्प्लीमेंट करना, फिर एक प्रॉपर टेरिटरी पे कंट्रोल बना के रखना। बट अगर हम सिविल सोसाइटीज़ की बात करें, इनका जो ओवरऑल मोटो रहता है वो क्या रहता है? डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, ऑफ द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। और कुछ जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करती है और उनका जो फोकस होता है पूरे वर्ल्ड पे होता है। बट कुछ सिविल सोसाइटीज कुछ एक एरियाज, मतलब ये अब जो सिविल सोसाइटी ये बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं। क्लियर?
जिसमें 5 लोग भी हो सकते हैं, 500 लोग भी हो सकते हैं, 5000 लोग भी हो सकते हैं। इसलिए मतलब हम सोसाइटीज़ की बात करें, फैमिलीज़ की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट का, इनसे भी ये अलग होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोग आके मिलके कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, सिविल सोसाइटी इज अ स्फीयर अपार्ट फ्रॉम द स्टेट। इट इज अ स्फीयर इन विच individuals comes together and form groups, pursue common enterprises, share interest, communicate over important and sometimes not so important matters। अच्छे काम भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट काम भी हो सकते हैं जो मतलब ज़रूरत है जिनकी अभी, और कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो शायद आपको लगें कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या कर रहे हैं। चर्चेस, बॉलिंग लीग, सर्विस एसोसिएशन, चेस क्लब्स, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स आर अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। क्लियर। रिलीजियस हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, कल्चर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, उनका मोटो कहीं भी हो सकता है। जो सिविल सोसाइटीज़ हैं ये किसी भी पार्ट को लेके हो सकती हैं। लेजिस्लेचर, द आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोर्ट्स आर नॉट। इनको सिविल सोसाइटी नहीं बोला जाता। जैसे लेजिस्लेचर हो गया, गवर्नमेंट के मेंबर्स हो गया ना, आर्मी होगी, पुलिस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कोर्ट्स होंगे, ये सिविल सोसाइटी नहीं। सिविल सोसाइटी में क्या कहते हैं, चर्चेस, रिलीजन्स, बॉलिंग लीग्स, सर्विस एसोसिएशंस, कोई भी हो सकती है वो, चेस क्लब्स, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, जब मैक्सिमम इसी में आएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप वो लोग जो पब्लिक के सपोर्ट में काम करते हैं, पब्लिक के फेवर में काम करना चाहते हैं। तो मेन लोग काम करते हैं, जैसे मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होगी ना, उनमें क्या होता है, कंप्राइजिंग एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे रिलीजियस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होगी, मदर टेरेसा थी, काफ़ी सारी हिंदूज़ की ऑर्गेनाइजेशंस है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है, सिख की, बुद्धिस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस है, जो मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं ना। फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो सिर्फ कम्युनिटी के लिए काम करती हैं। छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जो हेल्प करते हैं लोगों की। that have an organized structures and missions and are typically registered entities and groups। बट वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट को पता होता है ये लोग काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं सारा। ऑनलाइन ग्रुप्स हो गए, एक्टिविटीज़ हो गई, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया कम्युनिटीज़ दैट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड बट डू नॉट नेसेसरली हैव फिजिकल, लीगल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो मतलब कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं, आज मॉडर्न वर्ल्ड है तो वहाँ पे ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जैसे योगा करवा दिया, मेडिटेशन करवा दिया आपको, है ना, ऑनलाइन लर्निंग करवा दी, ऑनलाइन क्लासेस ले ली फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, just for the welfare of mankind, just for the welfare of pupils। social movements of collective actions and identity which can be online or physicals। लेबर यूनियंस होगी, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होगी, रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स जो नॉन गवर्नमेंट्स लोग हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉइंग इनोवेटिव एंड मार्केट ओरिएंटेड अप्रोचेस फॉर सोशल एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स। तो ये जो सब लोग हैं ये किस में इंक्लूड होते हैं, सिविल सोसाइटी में। ये वो लोग हैं जो किसी भी तरह से गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं है। मतलब जैसे कोई भी गवर्नमेंट जब कोई काम करती है वहाँ पे गवर्नमेंट की फंडिंग आती है प्रॉपर, आप 1 रुपया अपना खर्च नहीं करेंगे, सारा पैसा गवर्नमेंट का होगा। बट जब सिविल सोसाइटीज़ की आप बात करते हैं ना, जहाँ जरूरी नहीं है गवर्नमेंट का 1 रुपया भी लगेगा, वहाँ जो काम हो रहा है सारा, वो शायद वो एक्सपेंसेस खुद उठा रहे हैं जहाँ उनको डोनेशन आ रहा है। क्लियर। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। क्लियर। So, in other words, civil society refers to the effective presence of non-government autonomous groups and association, business group, interest group, trade unions, voluntary social services organization. In fact, all non-government organizations and group workings for securing public interest and welfare। ये सब के सब, चाहे वो बिजनेस ग्रुप हैं, एसोसिएशंस हैं, बच्चों की एसोसिएशन होगी, टीचर्स की एसोसिएशन होगी, पेरेंट्स की एसोसिएशन होगी, ये सब क्या हैं, सिविल सोसाइटीज़ जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जैसे मतलब सपोज अभी कोविड-19 चल रहा है, स्कूल नहीं लग रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा नहीं रहे हैं, आप तो भी फ़ी पे करे जा रहे हो, इतनी ही ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं, वो ऑनलाइन टीचर्स को पे भी तो कम मिल रही है, अब घर से पढ़ा रहे हैं वो, तो आप बच्चों से भी कम लो नहीं। हमारे जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, टीचर एसोसिएशन है, स्टूडेंट एसोसिएशन हैं, वो पॉइंट्स उठाएंगे नहीं। तो अगर कोई ऐसी एसोसिएशन होगी वो ये पॉइंट्स रेज करेंगे जिससे ये जो एक्सप्लॉयटेशन है लोगों का उसको रोका जा सके। तो सिविल सोसाइटी इस तरह से काम करती हैं। जैसे इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गई, है ना, वॉलंटियर सोशल सर्विसेज हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब के सब कहाँ आते हैं, सिविल सोसाइटी में। इसी का अगर फीचर्स हम देखें सिविल सोसाइटी के, तो वो क्या रहते हैं कि सिविल सोसाइटी जो होती हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं ना, वहाँ पे एक्टिव प्रेजेंस होती है लोगों की, जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स, कल्चरल एसोसिएशंस होंगे, ग्रुप्स होंगे, कुछ भी होंगे, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो भी लोग इसके साथ इन्वॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है मतलब 2 दिन चले गए और आप बस छोड़ दिया, उसे सिविल सोसाइटी नहीं कहते। मतलब सपोज आप कोई अच्छा काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए, 4-5 दिन आप कंटिन्यू जा रहे हो, हम उसको सिविल सोसाइटी कंसीडर नहीं करेंगे। सिविल सोसाइटी जो होती है वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है,
जो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है, दैट इज सिविल सोसाइटी। स्टेट और सोसाइटी दोनों से अलग होती है, दैट इट इज अपोज टू नाइदर ऑफ देम। दोनों से अलग है, बट इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि दोनों से अलग है, बिल्कुल भी, है ना। अब जहाँ अपोज है, although it works in an organized and autonomous way, it works as a supplementary to each of the two। सिविल सोसाइटीज़ होती हैं वो काफ़ी सारे काम करती हैं, सिर्फ ये नहीं कि सोशल वर्क कर दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, सोशल, कल्चरल, मॉरल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच फॉल इन द डोमेन ऑफ प्राइवेट एक्टिविटीज़। क्लियर। इट सर्व्स द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द राइट्स, जनरल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट। क्लियर। सबके वेलफेयर के लिए, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और सबकी डेवलपमेंट की बात करना, प्रोग्रेस की बात करना, उन्हें सिविल सोसाइटी कंसीडर किया जाता है। ए हेल्दी एंड एफिशिएंट डेमोक्रेटिक सिस्टम नीड एंड इंटीग्रेट सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। तो मतलब अगर एक अच्छी डेमोक्रेटिक स्टेट होगी ना, तो वहाँ पे सिविल सोसाइटी डेफिनेटली होंगी। अगर किसी स्टेट में सिविल सोसाइटीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो स्टेट है वो अच्छा काम नहीं करती है। अगर अच्छी स्टेट होगी वहाँ पे सिविल सोसाइटी ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा लोग फॉरवर्ड आगे आएंगे, और इवन बेटर स्टेट तभी पॉसिबल है जब ज़्यादा सिविल सोसाइटीज़ होंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा सिविल सोसाइटीज होंगी, सोसाइटी उतनी ही प्रोग्रेसिव होगी, उतनी ही डेवलपमेंट पॉसिबल है वहाँ पे। क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ रेवोल्यूशनाइज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट बदलाव नहीं ला सकती जब तक हम लोग नहीं लाएंगे। और हम लोग कौन हैं? हम लोग जब ग्रुप में फॉर्म्ड हो जाते हैं उसे ही सिविल सोसाइटी कहा जाता है। जब हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना शुरू करते हैं उसे ही सिविल सोसाइटी कहा जाता है। सिविल सोसाइटीज़ इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है और ये प्रूव भी हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ पे जो एक सिविल सोसाइटी थी बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 2008 में, जहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट जो है उसको मजबूर किया था कि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक वे में, एक प्रॉपर मैनर में इलेक्शन हो। क्लियर। तो उसके बाद से ही जो पाकिस्तान है एज ए मतलब डेमोक्रेटिक स्टेट एमर्ज हुआ। उससे पहले वहाँ पे काफ़ी नारकी रही है, लॉलेसनेस। उसके बाद थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट के बात पे भी आना वो शुरू हुए हैं। जैसे सिंस मार्च 2008 पाकिस्तान हैज़ बीन लिविंग विद द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड दिस डेवलपमेंट हैज़ बीन हेल्पिंग द सिविल सोसाइटीज इन पाकिस्तान टू बिकम बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर एक्टिव एंड एफिशिएंट इन प्लेइंग इट्स रोल इन पाकिस्तान सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। इट अलोन कैन हेल्प द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग द मीनांस ऑफ टेररिज्म। तो मतलब जिस तरह से पाकिस्तान की जो हालत है, वहाँ पे अगर जो लोकल लोग हैं वो फॉरवर्ड आगे नहीं आएंगे तब तक उसकी हालत नहीं सुधर सकती। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट पे छोड़ दो ना कि गवर्नमेंट सुधारेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब लोगों को, अब सिविल सोसाइटी बेसिकली करती क्या है, क्योंकि ये लोग हैं और ये लोगों से मिलजुल रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं मिलती आपसे, इसलिए गवर्नमेंट प्रॉब्लम को ना ही समझ पाती है अच्छे से, ना ही उनको सॉल्व कर पाएगी। जो सिविल सोसाइटीज है वो सॉल्व क्यों कर पाते हैं अच्छे से प्रॉब्लम? क्योंकि वो लोगों में रहते हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम को डिटेल में समझते हैं और इसलिए उनके लिए ईजी हो जाता है। तो मतलब ये सिविल सोसाइटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझे और उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें। बट ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप उन पर थोप नहीं सकते कि आप करो। जिसकी मर्जी है वो आ सकता है, जिसकी मर्जी है वो नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मतलब अब जो सिविल सोसाइटी हैं जो एग्जिस्टेंस में कैसे आती हैं। मतलब एक जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी की बात करें हम जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो 2012 की बात है कि वहाँ पे 5, 6, 7, 10 लोग होंगे जो भी फ्रेंड्स थे वो सर्कल एक, उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप फॉर्म्ड किया जिसको नाम दिया दिशा। क्लियर। जब ये शुरू हुआ था इनका जो मेन मोटो था वो क्या था, सिर्फ तभी क्लीनिंग कैंपेन, कि मतलब जो तभी में लोग अब सिटी का सारा गंद कहाँ डाल देते हैं तभी में। तो उन्होंने जब शुरुआत की थी सिर्फ उस काम से शुरुआत की थी। बट आज अगर देखें तो प्लांटेशंस ड्राइव कर रहे हैं। जैसे अभी जो रिसेंट मानसून हुई है, यहाँ पे उन्होंने सीड बॉल्स बनाकर वो फेंकी हैं फॉरेस्ट एरियाज़ में जहाँ नहीं हैं पेड़ पौधे। जैसे क्लीनिंग तभी, विंटर क्लॉथ डोनेशंस होता है इनका, ग्रीन गणेशा का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया, डिस्ट्रीब्यूशंस चाहे वो कपड़े हो गए, खाने पीने चीज़ें की होगी, मास्क हो गए, सैनिटाइजर हो गए, तो ये सब इन चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो मतलब देखिए ना आप, ये जो दिशा है किसके लिए काम करिए, प्लांटेशन ड्राइव, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे हम। तभी की क्लीनिंग के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई सबसे पहले। गणेशा का कंसेप्ट जो है, अब क्या करते हैं, जब आप मतलब पीओपी से बना हुआ जो गणेश है उसको आप तभी में फेंकते हो तो तभी क्या होती है, पल्यूट होती है। तो ग्रीन गणेशा क्या है, वहाँ पे मतलब जो इंग्रीडियंट यूज होंगे गणेशा बनाने में वो ईडेबल चीज़ें होंगी, जिन्हें मतलब आप पानी में डालोगे तो वो बाद में जो जैसे मच्छियाँ हैं पानी में वो भी खा सकती हैं उनको। जैसे आटे का गणेश बना दिया तो दैट इज़ ग्रीन गणेशा। तो ये कंसेप्ट ये लोग लेके आए हैं। तो इस तरह से बड़ी सारी क्या हैं वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ये जैसे इनका फोकस क्या था, इन्वायरमेंट हो गया है ना, तभी क्लीनिंग हो गया, विंटर क्लॉथ डोनेशन हो गया, लोगों की हेल्प करना। ऐसे और काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं। जैसे हमारे एक सर हैं एस के भल्ला,
आजकल वो फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनको वो हाईलाइट करते हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल्स हैं, तो इस तरह से मतलब उनके साथ पूरा गैंग है उनका जो काम कर रहा है, अकेला बंदा ऐसे काम नहीं कर सकता। तो वो इस तरह से जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो एग्जिस्टेंस में आती हैं जब लोग इंस्पायर्ड होते हैं, कुछ 4 लोग 5 लोग 10 लोग मिलकर जब काम करना शुरू कर देते हैं, किसी भी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, सिविल सोसाइटी। और सिविल सोसाइटीज़ का जो कोर पर्पज़ होता है वो कोई उनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है, वहाँ पे सबके वेलफेयर की बात हो रही होती है, वेलफेयर ऑफ ऑल, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, प्रोग्रेस ऑफ ऑल। So particularly इंडिया की बात करें, in our country the civil society has been becoming more and more aware, alert and active. The continuous presence and successful working of Indian democratic political system, the spread of literacy, the freedom of mass media, the existence of decentralized local government systems and people full commitment to democracy has been instrumental in making the civil society increasingly active and strong. But अगर हम 2019 की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट ने more than 15,000 जो सिविल सोसाइटी है, एनजीओ जिनसे हम कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सब सिविल सोसाइटी के अंदर उनको बैन कर दिया था। कितनी? मोर देन 15,000 एनजीओ को बैन कर दिया। बैन करने का रीजन क्या है? अब जरूरी नहीं है सारी सिविल सोसाइटी अच्छा काम करती हैं, कुछ सिविल सोसाइटीज की आड़ में गलत काम भी करती हैं। जैसे विवेक अग्निहोत्री ने बुक लिखी थी अर्बन नक्सल्स, कि जो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी ही कंट्री के खिलाफ बातें करते हैं, अपनी ही कंट्री के खिलाफ बोलते हैं, अपनी ही मतलब ऐसे काम करते हैं जो कंट्री की इंटीग्रिटी के खिलाफ हैं। अर्बन नक्सल्स वर्ड यूज़ किया था उन्होंने। तो ये सारे के सारे जो अर्बन नक्सल्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटीज़। अब जो ये टेक्निकल वर्ड उन्होंने यूज़ किया अर्बन नक्सल्स, क्या ऐसा करना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं? अब वही है ना प्रॉब्लम, क्या यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। अब जो 15,000 जो एनजीओज बैन की गवर्नमेंट ने, वो क्यों की? फॉरेन से फंडिंग आ रही है डायरेक्ट, फॉरेन की जो कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन फंडर्स हैं, फंड क्यों करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है वो कंट्री को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं डिस्टेबलाइज करने का। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है सारी वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, कुछ जो हैं वो एक कंट्री, एक स्टेट, एक नेशन के खिलाफ भी हो सकती हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, जो लोगों की भी ड्यूटी है कि वो इन पे चेक रखें प्रॉपर। क्लियर? सो इंक्रीजिंगली active and strong, the right to information have given the additional strength to the civil societies. Anna Hazare anti-corruption movement has shown the increasing strength and role of civil society in our country. उन्होंने भी कभी रेवोल्यूशन लाया थ्रू these activities। अब मतलब जो सिविल एक्टिविस्ट हैं दे आर द पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटीज़, और सिविल सोसाइटीज़ ग्राउंड लेवल पे काम करती है, जैसे मैंने आपको कहा। तो सिविल सोसाइटी आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि सिविल सोसाइटी जो है वो क्या होता है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल है और इनका एक मोटो होता है, प्राइवेट मोटो नहीं है, पब्लिक, और उस पर काम करते हैं। काम जो कर रहे हैं वो वेलफेयर के लिए लोगों के। क्लियर? हमने दोनों देख लिया, स्टेट भी देख लिया, सिविल सोसाइटी। अब बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? देयर हैज बीन वेरियस थ्योरीज दैट ट्राइज टू लुक इनटू द रिलेशनशिप which are very prominent when talking about state and civil society relationship in sociology. Example, Marxist theory is one of the major paradigm in sociology called the conflict theory, which was developed by Karl Marx as elites, is more of political science and political sociology. Marxists look the relationship between the two as conflictual, meaning dominant civil society use the state as an instrument in exploiting the weak economical classes. तो मतलब मार्क्स क्या कह रहे हैं कि जो ये हैं, अगर सिविल सोसाइटी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी ना स्टेट से भी, तो वो क्या करेगी, वीक इकोनॉमिक क्लासेस होंगी, उनको एक्सप्लॉइट करेंगी। ऐसा मार्क्स का मानना था कि जो बैलेंस है वो दोनों में बराबर रहना चाहिए, स्टेट और सिविल सोसाइटीज़ में। सिविल सोसाइटी कभी भी स्टेट को ओवर पावर ना करें। अगर सिविल सोसाइटी ओवर पावर करती हैं तो भी सिविल सोसाइटी भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तभी जैसे मतलब